नमस्कार। आज बात करते हैं हमारे संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से की, आर्टिकल 15। ये हमें बराबरी का हक तो देता है, पर इसके अंदर ना कुछ बड़े दिलचस्प पहलू भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो आज के सफर में हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका बेसिक रूल क्या है, फिर इसके एक्सेप्शंस यानी अपवाद क्या क्या हैं, उसके बाद इसे लागू कैसे किया गया, खासकर ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में, और आखिर में जो नए बदलाव हुए हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आर्टिकल 15 का ये जो कोर रूल है, ये आखिर कहता क्या है? सीधी सी बात है, ये भेदभाव को रोकता है। अब देखिए, संविधान में इस्तेमाल हुए 2 शब्द यहाँ बहुत जरूरी हैं। एक है विभेद और दूसरा है केवल। विभेद का मतलब तो साफ है, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, उसे दूसरों से कम समझना। और केवल शब्द, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये जो रोक है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर ही है। किसी और आधार पर भेदभाव की बात यह आर्टिकल नहीं करता। आर्टिकल 15 के आप समझिए 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सीधा सीधा सरकार से कहता है कि वो भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन दूसरा हिस्सा वो एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि कोई आम इंसान भी, जी हाँ, कोई भी किसी दूसरे नागरिक को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, मतलब जो भी पब्लिक जगहें हैं, वहां जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, और आर्टिकल 15 के भी हैं। और मजे की बात यह है कि ये अपवाद भी खुद संविधान ने ही बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। अब जाहिर सी बात है, मन में एक सवाल आएगा कि भाई, अगर नियम बराबरी का है, भेदभाव न करने का है, तो फिर ये एक्सेप्शंस क्यों? कुछ लोगों के लिए स्पेशल नियम क्यों बनाए जा रहे हैं? देखिए, इसका जवाब छिपा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक कार्रवाई के विचार में। मतलब ये कि समाज में जो लोग इतिहास की वजह से पीछे छूट गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मदद देना जरूरी है। तो संविधान में ऐसे 3 बड़े एक्सेप्शंस की इजाजत है। पहला, सरकार महिलाओं और बच्चों के भले के लिए खास कानून बना सकती है, जैसे लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। दूसरा, जो लोग सामाजिक और एजुकेशनल तौर पर पिछड़े हैं, यानी एससीज, एसटीज, उनके लिए खास इंतजाम किए जा सकते हैं, जैसे फीस में छूट देना। और तीसरा, इन्हीं ग्रुप्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए खास नियम भी बनाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि इन एक्सेप्शंस को असल में लागू कैसे किया गया है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे चर्चित उदाहरण है ओबीसी रिजर्वेशन। तो हुआ ये कि 2006 में एक कानून आया। इसके तहत केंद्र सरकार ने सभी सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मतलब आईआईटीज और आईएम्स जैसी टॉप जगहों पर भी ओबीसी छात्रों के लिए पूरी 27% सीटें रिजर्व कर दी। अब यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और 2008 में कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये रिजर्वेशन सही है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि पिछड़े वर्गों में जो लोग पहले से ही मजबूत हैं, अमीर हैं, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, उन्हें इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये क्रीमी लेयर आखिर है क्या? इसमें कौन कौन आता है? कौन है वो जिसे इस कोटे का फायदा नहीं मिल सकता? तो देखिए, इस लिस्ट में कौन कौन है। इसमें बड़े बड़े सरकारी अफसर, जज, सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के अफसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, और वो लोग भी आते हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद है। इसके पीछे सोच बिल्कुल साफ है कि रिजर्वेशन का फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी असल में सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, और ये जो क्रीमी लेयर के लिए इनकम की लिमिट है ना, ये समय के साथ बदलती रही है। जाहिर है, महंगाई बढ़ती है तो लिमिट भी बढ़ानी पड़ती है। जैसे 1993 में ये सिर्फ 1 लाख रुपए थी, जो 2004 में 2.5 लाख, 2008 में 4.5 लाख और 2013 तक आते आते 6 लाख रुपए हो गई। चलिए अब क्रीमी लेयर से आगे बढ़ते हैं और रिजर्वेशन पॉलिसी में हुए सबसे नए और शायद सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं। ये है वो कोटा जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर दिया गया है। ये हुआ 2019 में, जब संविधान में 103वां संशोधन किया गया। इसके जरिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का एक नया रिजर्वेशन लाया गया। और यहां एक बात गांठ बांधने वाली है। ये 10% का कोटा उन लोगों के लिए है जो एससी, एसटी या ओबीसी किसी भी मौजूदा रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते, पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए एलिजिबल कौन है? इसके लिए सिर्फ इनकम ही नहीं देखी जाती, बल्कि प्रॉपर्टी भी देखी जाती है।
मतलब इसके लिए अप्लाई करने वाले परिवार को इनकम और संपत्ति दोनों की शर्तें पूरी करनी होती हैं। और तो और यहाँ परिवार का मतलब भी बहुत साफ बताया गया है। इसमें सिर्फ वो इंसान नहीं बल्कि उसके माता पिता, पति या पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे और भाई बहन भी शामिल हैं। और एक और ज़रूरी बात, अगर परिवार के नाम पर अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी है तो उन सबको जोड़कर ही एलिजिबिलिटी तय की जाएगी। तो घूम फिरकर सवाल वही आता है कि आर्टिकल 15 एक तरफ तो सबको बराबर मानने की बात करता है और दूसरी तरफ कुछ लोगों को खास मौके देने की। तो यह संतुलन कैसे बनता है और यह संतुलन कितना सही है, कितना कामयाब है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे देश में बहस शायद हमेशा चलती रहेगी।